जय हिंद एसडीसीएंस, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। 14 फेब 2019 द ब्लैक डे, एक ऐसा दिन जब भारत ने अपने इतिहास में सबसे बड़ा टेरर अटैक झेला, द पुलवामा अटैक। जब भी पुलवामा अटैक के बारे में हम सोचते हैं तो ये तस्वीरें हम सभी के दिमाग में ज़रूर आती हैं। आज उन्हीं इतिहास के पन्नों को पलटेंगे और जानेंगे द बैक स्टोरी ऑफ द पुलवामा अटैक। तो ये बात है 8 फरवरी 2019 की, अटैक से ठीक 6 दिन पहले का समय, जब इंडियन इंटेलिजेंस कुछ कॉल्स को इंटरसेप्ट करती है और प्रेडिक्ट करती है दैट अ मेजर अटैक वाज ऑन द वे। लेकिन फरवरी का महीना ही क्यों? एंड इंडियन इंटेलिजेंस डू इंटरसेप्ट यूजुअली कॉल्स लाइक दीज। तो फिर इस कॉल को इतना सीरियसली क्यों लिया जा रहा था? कारण है 9 फरवरी, क्योंकि 9 फरवरी को आती है डेथ एनिवर्सरी ऑफ अफजल गुरु। अब आप में से जिन्हें इस शख्स के बारे में नहीं मालूम, उन्हें मैं बता दूं कि अफजल गुरु वॉज द मास्टरमाइंड ऑफ 2001 पार्लियामेंट अटैक। लेटर ऑन भारतीय सरकार द्वारा उसे पकड़ा गया एंड ही वॉज सेंटेंस्ड टू डेथ। लेकिन भारत का बुरा चाहने वाले हुक्मरानों के लिए ही वॉज अ ग्रेट फिगर। बट टू मोस्ट ऑफ द सरप्राइज 9 फरवरी को कुछ भी नहीं हुआ। इंडियन इंटेलिजेंस भी इस बात से आश्चर्यचकित थी कि ये दिन बिना किसी हादसे के कैसे निकल गया। लेकिन इंडियन इंटेलिजेंस को ये नहीं मालूम था दैट अ मेजर अटैक वाज ऑलरेडी ऑन द वे। 7 फरवरी को एक कॉल, एक वीडियो मैसेज JEM जैश ए मोहम्मद के चीफ मसूद अजहर अलवी द्वारा भेजा जाता है UJC को। UJC यूनाइटेड जिहाद काउंसिल। यूनाइटेड जिहाद काउंसिल एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि 1999 में फॉर्म की गई थी और ये स्मॉल जिहादी ग्रुप्स का कॉम्बिनेशन है जो कि श्रीनगर और जम्मू और कश्मीर में वायलेंट एक्टिविटीज़ को टेरराइज और एक्टिवेट करती है। अब आता है इस टेरर अटैक का सबसे इम्पॉर्टेंट फिगर, अब्दुल रशीद गाजी, एन IED एक्सपर्ट एंड एन अफगान वॉर वेटरन, जो कि जैश ए मोहम्मद का टॉप कमांडर भी था और इस टेरर अटैक को लीड कर रहा था। गाजी 21 जैश मिलिटेंट, जिसमें से 3 सुइसाइड बॉम्बर्स थे, उनके साथ जम्मू और कश्मीर की सीमाओं में घुसता है। अब हमें इन 3 सुइसाइड बॉम्बर्स की बात करनी होगी, जिसमें से पहला था आरजू बाशीर, ओरिजिनल सुइसाइड बॉम्बर, लेकिन एज द मिशन प्रोसीडेड ही रैन अवे। दूसरा शब्बीर, जो कि आरजू बाशीर के भागने के बाद सुइसाइड बॉम्बर का काम करने वाला था, लेकिन रिपब्लिक डे के दिन आर्मी की क्रॉस फायरिंग में वो भी मारा गया। और तीसरा और आखिरी सुइसाइड बॉम्बर जिसने आगे जाके इस प्लान को एग्जीक्यूट किया, वो था अहमद दार। नाउ वी नीड टू टॉक अबाउट दिस शैप अहमद दार, क्योंकि मुझे कभी कभी लगता है कि हमारी भारतीय सरकार अपने एक्सपेंसेस, अपने रिसोर्सेज जिन लोगों पर खर्च करती है, क्या वो उसका सही हिस्सा हमारी भारतीय सरकार को अदा करते हैं? अहमद दार सन 2018 तक पुलवामा का ही निवासी हुआ करता था, जो कि पहले जाकिर मूसा नाम के वायलेंट ग्रुप का पार्ट था और आगे जाके LET दैट इज़ लश्कर ए तालिबान को पाकिस्तान में जाकर ज्वाइन करता है। इनिशियल टाइम में वो ऐसे ही इनफिल्ट्रेंट्स को पनाह देता था, लेकिन आगे जाके वो LET का एक एक्टिव सदस्य बन गया। जैसे कि मिशन प्रोसीड ऑन होता है तो अहमद दार एक मारुति इको वैन को खरीदता है, जिसे उसके खरीदे जाने से पहले 17 बार खरीदा और बेचा गया था। वो उसे एक्सप्लोजन साइट से 57 किलोमीटर दूर ले जाता है और 80 किलो RDX से फिट करता है, जिसका सोर्स इज कन्फर्म टू बी पाकिस्तान ISIS। ब्लैक डे, वैलेंटाइंस डे, लेकिन ये वो दिन बनने वाला था जब देश का दिल टूटने वाला था। समय था दोपहर के 3 बजे, जब दार अपनी मारुति इको वैन लेकर NH44 यानी नेशनल हाईवे 44 की तरफ निकल पड़ता है। उससे ठीक 12 घंटे पहले, यानी सुबह के 3 बजे, 2547 CRPF जवानों का कॉन्वॉय, जो कि 78 बसेस से जम्मू ट्रांजिट कैंप के लिए निकलने वाला था, वो अपनी बसेस को बोर्ड डाउन करते हैं। उन्हीं एक बस में एक 28 साल का जवान था, ढाका बेलकर। वो बस में बैठ ही चुका था कि उसे एक संदेश, एक मैसेज रिसीव डाउन होता है कि तुम्हारी छुट्टी सैंक्शन हो गई है। ये सुनकर उन्हें बहुत ही खुशी हुई और वो वापस लौटते समय अपने साथियों से ये कहते हैं कि मैं तुमसे जल्द ही मिलूँगा। लेकिन उन्हें ये नहीं मालूम था
that it was the last time when he was seeing most of his comrades. 2547 जवानों का वो कॉन्वॉय NH-44 पर निकलता है। SOP यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के तहत NH-44 को सैनिटाइजिंग और पेट्रोलिंग टीम द्वारा चेक डाउन किया जाता है पॉसिबल IEDs के लिए। अब समय से थोड़ा पीछे चलते हैं। जब इंडियन आर्मी का इस्टेब्लिशमेंट जम्मू एंड कश्मीर में हुआ था तो सिविलियन और ट्रूप मूवमेंट में डिस्टेंस और दूरी बनाए रखने के लिए जब भी नेशनल हाईवे से आर्मी जवानों का कॉन्वॉय निकलता था तो सिविलियन मूवमेंट अलाउड नहीं होता था। लेकिन समय के साथ रेगुलर हैरेसमेंट कॉल्स, रेगुलर कंप्लेंट्स के चलते सन 2003 में भारतीय सरकार ने सिविलियन और ट्रूप मूवमेंट को एक साथ निकलने की परमिशन दे दी एंड दिस वॉज द लूप होल दैट द टेररिस्ट एक्सप्लॉइटेड। ठीक 3:15 का समय था दोपहर के जब वो आर्मी बसेस का कॉन्वॉय सिविलियन रोड से निकलता है और वहाँ पर एक मारुति इको वैन सिविलियन मूवमेंट से बाहर निकलती है, 5वीं बस को ओवरटेक करती है और जाकर 6ठी बस से क्रैश डाउन कर जाती है। कुछ समय के बाद इस देश को खबर मिलती है 40 जवानों की शहादत की। जब भी हम इस पुलवामा अटैक के बारे में सोचते हैं तो हमारे जहन में ये सवाल ज़रूर आता है कि आखिर इसके लिए ज़िम्मेदार था कौन। हमारी भारतीय सरकार जो कि ऑल्दो अपने डिफेंस पर इतना खर्च करती है लेकिन फिर भी इंडियन आर्मी के जवानों को फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट्स और फॉल्टी व्हीकल्स यूज़ करने के लिए फोर्स डाउन किया जाता है, या फिर वो लोग जो इस देश के होकर भी इस देश के नहीं हो सके। क्योंकि रिसेंट में इंडिया में जितने भी टेरर अटैक्स हुए उनके ज़्यादातर इंटेल्स, ज़्यादातर लीक्स हम भारत के निवासियों द्वारा ही दिए गए थे, या फिर वो विदेशी संस्थाएं जिनसे इस देश की उन्नति बर्दाश्त नहीं होती। सोचिएगा ज़रूर और अपने विचार कमेंट्स में लिखिएगा। जय हिंद। अब समय हो चला है उन शूरवीरों को याद करने का। याद रखिएगा, जब भी एक जवान शहीद होता है तो वो अकेला इस संसार को अलविदा नहीं कहता। उसके साथ अलविदा कहती है उस माँ बाप के बुढ़ापे की लाठी जिसका लाल कभी वापस नहीं आएगा। उसके साथ अलविदा कहता है उन बच्चों का बचपन जो कभी लौट कर नहीं आएगा। और कहती है अलविदा उस पत्नी के इंतज़ार की वो आस जो अब कभी समाप्त नहीं होगी।